ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। अभी तक हम लोग आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू डेवलप द प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। एज यू नो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में रेजिस्टेंस नहीं था, वाइंडिंग का लीकेज नहीं था, फ्लक्स का किसी भी तरह से। अब हम लोग उन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर डेवलप होगा आपका वाइंडिंग रेजिस्टेंस को कंसिडर करके एंड लीकेज फ्लक्स को भी कंसिडर करके, राइट। तो वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द वाइंडिंग रेजिस्टेंस। वाइंडिंग रेजिस्टेंस का मतलब है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी पर जो भी वाइंडिंग्स लगी हैं उसमें कुछ रेजिस्टेंस है, राइट। अगर हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को कंसिडर करते हैं दोनों साइड पे, तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस को कंसिडर करने से आपका जो रेजिस्टेंस होगा वाइंडिंग पे वो एक एडिशनल वोल्टेज ड्रॉप को कंट्रीब्यूट करेगा। और एडिशनल वोल्टेज ड्रॉप जब भी अपियर होगा वो एज ए सीरीज रेजिस्टेंस दोनों वाइंडिंग्स में आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से, राइट। जब भी ट्रांसफार्मर में से करंट पास होगा एक एडिशनल वोल्टेज ड्रॉप I1R1 वो प्राइमरी पे होगा ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस, और I2R2 ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड पे होगा, right? So whenever you consider the winding resistance, there will be some additional voltage drop in the winding, which is ultimately loss of the voltage, and इस resistance को circuit में हम लोग एक series resistance की तरह पे दिखाई देंगे, right? Now अगर लीकेज फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स कहां से आ रहा है? बेसिकली यू नो द फ्लक्स इज पासिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। अगर हम कहते हैं कि किसी भी फ्लक्स का लॉस नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी पे चला जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लॉस ऑफ फ्लक्स होता है। अब वो लॉस ऑफ फ्लक्स कहाँ होता है? एज यू नो ट्रांसफार्मर की कोर को हम पार्ट्स को मिला के बना रहे हैं, लैमिनेशंस को मिला के बना रहे हैं। कोई भी पार्ट आपस में किसी से कनेक्टेड नहीं है, सारी वाइंडिंग्स सारे के सारे कोर के लैमिनेशन सब आइसोलेटेड हैं, सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो जहां भी जिस पाथ में भी हमारा फ्लक्स पास हो रहा है वहां से कुछ फ्लक्स लीक कर जाता है, और वो लीकेज यहाँ कहीं वाइंडिंग्स में होता है कुछ इस तरह से। सिमिलरली ऑन द सेकेंडरी साइड भी आपका यहाँ पर लीकेज होता है। दिस इज phi L1 ऑन द प्राइमरी साइड, दिस इज phi L2 ऑन द सेकेंडरी साइड, ठीक है। अब चूंकि फ्लक्स आपका ऑल्टरनेटिंग नेचर का है उसमें से ये लीकेज हुआ तो phi L1 phi L2 भी ऑल्टरनेटिंग नेचर के होंगे, एंड ड्यू टू द नेचर एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये दोनों फ्लक्स अपने आप में एक ईएमएफ को प्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी साइड का phi L1 EL1 को और सेकेंडरी साइड का EL2 को प्रोड्यूस करता है। ये एडिशनल ईएमएफ है। अब जो मेन फ्लक्स था उसमें से लॉस ऑफ फ्लक्स हुआ, लॉस ऑफ फ्लक्स होने की वजह से एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ये ईएमएफ अल्टीमेटली आपके मेन ईएमएफ में से ही माइनस होने वाला है जो कि मेन फ्लक्स आपका प्रोड्यूस कर रहा था। तो जब एक वोल्टेज में से दूसरा वोल्टेज घटाएंगे तो अल्टीमेटली जो भी कॉज ऑफ लॉस ऑफ दिस ईएमएफ होगा वो अगेन आपका सर्किट में एज ए सीरीज कंपोनेंट अपीयर हो जाना चाहिए, राइट। नाउ हाउ दिस EMF इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड हियर, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? बेसिकली इस EL1 और EL2 को हम लोग समझ सकते हैं एक रिएक्टिव ड्रॉप की तरह से। क्योंकि ये फ्लक्स के कारण हो रहा है, वाइंडिंग्स की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट है वो है रिएक्टर या फिर यूं कहें इंडक्टर, राइट। तो वी कैन राइट दिस EL1 एज I1 into X1 of the primary side and we can write this as I2 into X2। X1 X2 आपके क्या है? लीकेज रिएक्टेंसेस है, राइट। तो by considering this leakage flux we have to have these two reactances X1 X2 on primary and secondary side। X1 X2 के थ्रू जब भी करंट पास होगा there will be some drop in the transformer, primary side पर EL1 और secondary side पर EL2 होगा। So ultimately considering all these things we will have a practical transformer which will look something like this। हमारे पास वाइंडिंग है प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे वाइंडिंग है, प्राइमरी पे रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस R1 एंड X1, सेकेंडरी पे R2 एंड X2, इस तरह से आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज V1 है, I1 करंट पास होगा, I2 करंट पास होगा, दिस विल बी V2, दिस विल बी E2, दिस विल बी E1। नाउ V1 E1 will no longer be equal and V2 and E2 will also be not equal due to these R and X components, right। So in this condition practical transformer का
फेजर डायग्राम कैसे बना सकते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर केस का इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो हाउ वी कैन मेक द इक्विवेलेंट सर्किट। हमारे पास दो वाइंडिंग्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। दोनों वाइंडिंग्स के लिए हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सेकेंडरी साइड में हमारे पास R2X2 लोड V2 E2 E1, प्राइमरी साइड पर आपके पास है सप्लाई एंड R1 X1। और जब आपने कोर लॉसेस को कंसीडर किया था तो आपने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था जिनमें आपने R0 और X0 को कंसीडर किया था। दिस इज IW IM R1 X1 I1, ठीक है। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। इस सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट में कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अब अगर हमें इसका फेजर डायग्राम डेवलप करना है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, तो हमें क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा। हमें जितनी चीजें हम पहले से कंसीडर करते आ रहे थे वो सब तो हमारे पास है ही। एडिशनली हमारे पास दो ड्रॉप्स इंक्रीज हुए हैं। एक हुआ है रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस होने वाला ड्रॉप I1 R1 और X1 के अक्रॉस होने वाला I1 X1। सिमिलरली यहाँ पर I2 R2 एंड I2 X2 ये दोनों तरफ हमारे बढ़ गए। So let us draw the phasor diagram in this case considering all the points जो previously consider किए थे। हमने क्या किया, एक रेफरेंस एक्सिस पर फ्लक्स लिया और फ्लक्स हमारे पास है सेम फेस में IM के साथ जो कि फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। साथ ही साथ हमारे पास E1 एंड E2 है जो कि फ्लक्स से लैग कर रहे हैं और E1 को हमने ऊपर प्लॉट कर दिया प्राइमरी की तरफ। ये सारी क्वांटिटी है। अब आगे बढ़ने के लिए हमें सेकेंडरी साइड पर सबसे पहले चाहिए वोल्टेज V2। वोल्टेज V2 कहाँ बनाएंगे हम, वोल्टेज V2 को हम एज्यूम कर लेते हैं कि E2 से कुछ एंगल पर यहाँ कहीं वो लाई कर रही है, ठीक है। इसको एज्यूम करने का रीजन ये है कि जब भी हम लोग E2 को अभी डेवलप करेंगे तो E2 विल बी इक्वल्स टू V2 प्लस ड्रॉप्स जो भी लॉसेस हो रहे हैं। इसी तरह से जो V1 होगा वो बनेगा E1 प्लस लॉसेस को मिला के जो भी ड्रॉप्स आपके हो रहे हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे फेजर पे E2 को बना रखा है। अब E2 को ऑब्टेन करने के लिए हमें V2 प्लस लॉसेस को कंसिडर करना है, फेजर सम करना है इनका। तो हमने क्या किया, V2 को E2 से एक एंगल पर प्लॉट कर दिया। नाउ इफ वी कंसिडर द इंडक्टिव लोड अगेन, फिर से हम इंडक्टिव लोड को कंसिडर करते हैं तो इंडक्टिव लोड को कंसिडर करने से V2 से करंट I2 आपका कुछ एंगल पे लैग करेगा, ठीक है। ये आपका करंट लैग करना शुरू हो गया। अब आपके पास सेकेंडरी साइड पर दो ड्रॉप्स हैं, कौन कौन से, एक है आपके पास I2 R2 रेजिस्टिव ड्रॉप, एक है आपका I2 X2 रिएक्टिव ड्रॉप। रेजिस्टिव ड्रॉप मतलब ये एक वोल्टेज है अक्रॉस द रजिस्टर, ये मतलब एक वोल्टेज है अक्रॉस द इंडक्टर। वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर का उसके रेस्पेक्टिव करंट के साथ क्या रिलेशन होता है, यानी कि इस I2 का इस वोल्टेज से क्या रिलेशन बनेगा, शुड बी इन सेम फेज, ठीक है। सेम फेज का मतलब है कि जो भी वोल्टेज होगी वो करंट के साथ पैरेलल में जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इस I2 R2 को बनाते हैं करंट के साथ सेम फेस में, तो एक लाइन बनाएंगे जो एग्जैक्टली करंट के साथ पैरेलल में होनी चाहिए। तो बेसिकली हमने क्या किया, V2 में इस ड्रॉप को ऐड कर दिया फेजर डायग्राम के थ्रू। फर्दर दूसरा जो कंपोनेंट है I2 X2 दैट इज द रिएक्टिव वोल्टेज, यानी कि इंडक्टर का वोल्टेज है, करंट से 90 डिग्री से लीड करना चाहिए। करंट कहाँ है, ये हमारा करंट I2 है, इससे 90 डिग्री करने के लिए आपको एक 90 डिग्री एंगल पर लाइन बनाना है, राइट। I2 R2 करंट के साथ सेम फेस में था, तो हम क्या करेंगे, I2 R2 पे एग्जैक्टली 90 डिग्री पर एक लाइन प्लॉट करेंगे जो 90 डिग्री पे बनेगी और ये आपका हो जाएगा I2 X2। ये लाइन जहां भी आपका कट करेगा इस लाइन को, यही आपका क्या होगा, E2 का वैल्यू होगा। तो ये सेकेंडरी साइड का फेजर डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्राइमरी साइड पर। प्राइमरी पर आपके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट था IW जो कि लॉस कंपोनेंट था। IW और IM मिलाकर एक I0 को कंट्रीब्यूट कर रहे थे। साथ ही साथ I2 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट था I1 डैश, और I1 डैश और I0 मिलकर I1 को बना रहे थे। इतना तो हम करते हुए आए हैं। अब आगे दो लॉसेज है हमारे पास प्राइमरी साइड पर भी, I1 R1 एंड I1 X1। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, I1 R1
जो कि रेजिस्टिव वोल्टेज की तरह है, करंट से सेम फेस में होना चाहिए, और I1X1 जो कि इंडक्टिव वोल्टेज की तरह है, करंट से 90 डिग्री से लीड करनी चाहिए, राइट। वोल्टेज आपका है माइनस ऑफ E1 जो कि यहाँ बना हुआ है। इस वोल्टेज पे I1R1 प्लॉट करेंगे जो करंट के साथ पैरेलल में होगा। तो एग्जैक्टली इन द पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपका बन गया I1R1, ठीक है, सेम फेस में हो गया। सेम फेस का मतलब होता है पैरेलल लाइन, राइट। अब I1X1 आपको बनाना है। I1X1 शुड बी लीडिंग फ्रॉम द करंट। लीडिंग तब करेगा जब एक लाइन करंट के ऊपर ड्रॉ करेगी, ऊपर की तरफ को एरो करते हुए। ये हमने बना दिया I1X1 90 डिग्री पे। ध्यान रखिएगा एरो यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रहा है। एरो अगर आप गलत लगा देंगे तो लैगिंग लीडिंग आपका गड़बड़ हो जाएगा। एरो ऊपर होगा तभी वो लीड करेगा, एरो अगर नीचे हो गया तो वो लैग करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नाउ हाउ वी आर ऑब्टेनिंग दिस V1, वी आर ऑब्टेनिंग दिस V1 बाय समिंग दिस E1 प्लस द ड्रॉप्स। ड्रॉप आपके बन गए हैं, E1 आपका बना हुआ है, इन सबको जोड़ने से आपको मिलता है V1। तो V1 को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को लाके जीरो से कनेक्ट कर देंगे। एग्जैक्टली जीरो से कनेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये आपका है V1। तो ये आपका जो फेजर डायग्राम बना है ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए है, कंसीडरिंग द इंडक्टिव लोड, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग रेजिस्टिव और कैपेसिटिव लोड का बना सकते हैं। हमने जहां भी इंडक्टिव लोड के पैरामीटर को कंसीडर किया है, आप देखिए जहां V2 और I2 बना है वहां हमने टाइप ऑफ लोड को कंसीडर किया था। अगर रेजिस्टिव लोड होता वोल्टेज के सेम फेस पे सेम लाइन पर I2 आ जाता, और अगर कैपेसिटिव लोड होता तो करंट की जो पोजीशन है वो पीछे की जगह आगे हो जाती, यानी कि लीडिंग पोजीशन पे हो जाती। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा V2 है तो यही हमारा I2 होता फॉर द रेजिस्टिव लोड, और अगर ये हमारा V2 है तो ये आपका I2 होता फॉर द इंडक्टिव कैपेसिटिव लोड। इस हिसाब से हम लोग बाकी के नेसेसरी चेंजेस करते हुए फेजर डायग्राम को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।